हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है अडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आईबीपीएस एसओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है आपके सामने। कल रात में ही नोटिफिकेशन हुआ था। आपको नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कल रात में ही आपको इस चैनल के माध्यम से रात 1 बजे तक आपको दे दी गई थी। आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि आईबीपीएस एसओ में आईटी ऑफिसर के बारे में बात करने वाला हूं कि आईटी ऑफिसर का सिलेबस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली और उसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, यानी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आईबीपीएस एसओ आईटी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है आईबीपीएस एसओ आईटी 2024 में इस बार। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि टोटल पोस्ट जो इस बार देखने को मिला है वो आपका 170 है। 170 में पंजाब नेशनल बैंक ही ने टोटल 150 ले लिया है। ठीक है, तो यानी मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करोगे। ये वाला पॉइंट टोटल पोस्ट। पिछले बार ये जो वैकेंसी थी वो 110 था। ठीक है, इस बार इंक्रीज करके 150 की गई। मतलब हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं बात करूं, जो बच्चे आईबीपीएस एसओ आईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके एग्जाम के 3 स्टेजेस से उन्हें गुजरना पड़ेगा। क्या होगा? तो आपका प्रीलिम्स आपका होने वाला है, यानी कि फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स है, सेकेंड स्टेज आपका मेंस होने वाला है और थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू होने वाला है। प्रीलिम्स जो आपका होगा वो जस्टिफाई क्वालिफाइंग होगा। ये मेरा क्वालिफाइंग होता है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे फाइनल सिलेक्शन जो हमारा होता है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके किया जाता है, जिसमें वेटेज मेंस का जो होता है वो 80% का होता है और इंटरव्यू का जो वेटेज होता है वो मेरा 20% का होता है। तो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा ये दोनों को मार्क्स का ऐड करके होगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग होता है। तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसे कैंडिडेट है जो आईपीएस एसओ आईटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैं बताता हूं कि क्वालिफिकेशन जो आपका कैलकुलेशन होगा वो डेडलाइन आपका है 21/8/2024, यानी इस डेट तक आपका ये कंसर्न क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर मैं अपीयरिंग हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। अगर आपने वहां पे अप्लाई किया है कि मैं ग्रेजुएशन हूं, मैंने बीटेक किया है और आपका जो क्वालिफिकेशन डेट है, आपका हर का सर्टिफिकेशन डेट होता है ना, मैंने इस डेट को पास किया, तो इस डेट तक आपका डेडलाइन दिया, इस डेडलाइन, इसलिए यहां पे कंसीडर ये होगा कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट यहां पे कंसीडर आउट नहीं होंगे। यानी कि आपका लास्ट जो क्वालिफिकेशन कैलकुलेट होगा वो 21/8/2024, यानी 21/8/2024 तक आपका जो क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप यहां पे एलिजिबल हैं। ठीक है, आते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। वो बच्चे जिन्होंने 4 ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज डिग्री की इन कंप्यूटर साइंस में, वो बच्चे एलिजिबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले बच्चे एलिजिबल 4 ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपने 4 ईयर की डिग्री की है। ठीक है, बताता हूं यहां पे, अगर आपने 4 ईयर की डिग्री की है, 4 ईयर डिग्री में आपका क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, आपने बीटेक किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ये बीसीए वाले बच्चे के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर 3rd ईयर डिग्री, 3rd ईयर कोर्स, 3 ईयर कोर्स, इट्स फॉर द 4 ईयर कोर्स। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, या तो फिर आपने बीटेक इन आईटी किया है, या तो फिर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, या तो फिर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है, या तो फिर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया है, या फिर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट किया है। अगर ये वाला क्वालिफिकेशन आपके पास है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। और एक बात मैं यहां पे एड ऑन करना चाहूंगा कि कोई भी यहां पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईबीपीएस एक्सओ आईटी में आपका एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं होता। इट्स फॉर अ फ्रेशर जॉब, इट्स अ फ्रेशर जॉब होता है। ठीक है, यहां पे कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और ये मेरा स्केल 1 का पोस्ट बनता है। ठीक है, आप यहां पे स्केल 1 ऑफिसर बन के वहां पे जाते हैं। तो अगर 21/8/2024 तक ये क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट, डजंट रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्सपीरियंस फॉर दैट पोस्ट। अगर ये नहीं है तो आपके पास दूसरा क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, अगर 4 ईयर की डिग्री नहीं तो आपके पास 5 ईयर की डिग्री है, और 5 ईयर की डिग्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने पीजी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा बोल सकते हैं, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, या फिर एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कम्युनिकेशंस,
मतलब एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहां पे कंप्यूटर साइंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे एमसीए वाले बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको पीजी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो पीजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में कौन करता है, एमसीए वाले ही बच्चे कंसीडर आउट होंगे। दैट मींस यहां पे एमसीए वाले बच्चे भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, एमएससी आईटी वाले जो बच्चे होंगे वो भी हमारे एलिजिबल होंगे। हां, लेकिन बीसीए एलिजिबल नहीं है जो 3 ईयर की डिग्री होती है। यहां पे हमारा एमएससी बीएससी आईटी जो 3 ईयर की डिग्री होती है वो एलिजिबल। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि इफ यू हैव ए 3 ईयर डिग्री आप एलिजिबल नहीं, आपके पास 4 साल की डिग्री है, आपके पास 5 साल की डिग्री है, यू आर एलिजिबल। यानी कि बीटेक जो 4 साल का होता है या फिर आपने मास्टर किया है जो 5 साल का होता है 3+2 के बारे में, तो आप यहां पे एलिजिबल हैं आईटी के पोस्ट के लिए। तो आई होप एलिजिबिलिटी पे आपका डाउट्स है वो क्लियर हो गए। एक पॉइंट और है यहां पे, ये हर बार भी ये होता है कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि सर मैंने बीएससी किया है, सर मैंने बीएससी किया है, सर मैंने बीकॉम किया है, मैंने बीएससी किया है, सर मैंने बीकॉम किया है सर, ठीक है, या फिर मैंने कुछ और डिग्री करी है लेकिन ग्रेजुएशन मैंने किसी और स्ट्रीम से किया है। लेकिन इस ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने डोएक से बी लेवल की डिग्री अगर कर ली है, अगर मैंने ऐसा कुछ है मेरे पास डिग्री कि मैंने बीकॉम करा है उसके बाद डोएक से बी लेवल की डिग्री, आई एम एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। अगर मैंने बीए करा है उसके बाद मैंने डोएक से बी लेवल की डिग्री करी, आई एम द एलिजिबल फॉर बोथ पोस्ट। यानी ग्रेजुएशन के साथ अगर डोएक वाली डिग्री आपके पास है बी लेवल का, यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। तो ये 3 क्राइटेरिया है आईबीपीएस एसओ आईटी में अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी भी आपको ये पता है कि कितने बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एज लिमिट पे, एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी बच्चे एज लिमिट पे आते हैं, तो एज लिमिट आपका मिनिमम आपका कितना है, अगर मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट कितना है, तो मिनिमम एज लिमिट हमारा है आपका 20 वर्ष और मैक्सिमम है 30 वर्ष। ठीक है, और ये डेडलाइन कब कैलकुलेट होगा, तो 1/8/2024, यानी मैं आपको बता देता हूं कि आपका एज जो कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2024, ये आपका डेड, यानी 1/8/2024 तक आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, या तो आप 20 वर्ष के हैं या फिर आप मैक्सिमम 30 वर्ष के हैं, आप एलिजिबल हैं। इसके अलावे रिजर्वेशन एज इट इज आपको मिल रहा है, रिजर्वेशन एज इट इज है। जैसे मैं बताता हूं कि ओबीसी वाले स्टूडेंट को 3 ईयर की रिजर्वेशन है, यानी कि वो 33 साल तक एलिजिबल हो जाएंगे। उसी पर अगर मैं बात करता हूं जो SC ST कैटेगरी में आएंगे उनको 5 ईयर का रिजर्वेशन कैटेगरी है। तो ये एज वाली बात है, 1/8/2024 तक आपका मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए या फिर आप मैक्सिमम 30 वर्ष के लिए आप यहां पे एलिजिबल हैं। और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए एज इट इज है, जैसे और सारी वैकेंसीज में होती है। पिछले साल भी ये होता है, ओबीसी वाले को 3 ईयर और SC ST वाले को 5 ईयर का रिजर्वेशन। तो एज लिमिट क्राइटेरिया आपका ये, आई होप यहां पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे। उसके बाद अगर आते हैं अगले पॉइंट पे, तो जैसे कि मैंने बात बोला कि सर एग्जाम के जो पैटर्न है हमारा वो क्या है, वो मेरा प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहूं तो प्रीलिम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स के बारे में यहां पे, तो प्रीलिम्स में आपका क्या होता है, तो आपके यहां पे एक सब्जेक्ट आपका आता है क्या, वो आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज आपका आ जाता है, जो 50 क्वेश्चंस होता है, टोटल नंबर आपका 25 होता है और टाइम आपका 40 मिनट लेता है। टोटल क्वेश्चंस आपके 50 हैं, नंबर 25 है और टाइम आपका 40 है। रीजनिंग का आता है जो आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 40 मिनट इसके लिए टाइम आपको दिया रहता है। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस हैं और जो आपके 50 मार्क्स के हैं और 40 मिनट का ये यहां पे 2-3 चीजें जो आपको ऐड ऑन करना चाहिए कि आपके इस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ होता है। ये सेक्शनल कट ऑफ आपका होता है, सेक्शनल कट ऑफ आपका होता है और साथ ही साथ आपका ग्रैंड कट ऑफ भी आपका होता है। ठीक है, ग्रैंड कट ऑफ भी आपका होता है, यानी कि एग्रीगेट कट ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी कट ऑफ आपका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को सेक्शनल कट ऑफ के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होता है सेक्शनल कट ऑफ। तो सिंपल सा बात है कि आप ऐसे समझिए कि अगर लास्ट ईयर को ही मैं एग्जांपल लूंगा यहां पे, कि अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में 25 में से 10 नंबर कट ऑफ गया है, ठीक है, और
रीजनिंग में मान लेते हैं कि यहां पे मेरा 12 नंबर कट ऑफ गया है और यहां पे मेरा 15 नंबर कट ऑफ गया है और टोटल कट ऑफ मेरा 55 गया है, ठीक है, टोटल कट ऑफ मेरा 55 गया है। तो आप लॉजिक ये समझिए कि ये क्या होता है। अगर किसी बच्चे का मान लेते हैं कि मेरा कट नंबर आ गया है 60, टोटल नंबर 60 आया है, लेकिन उसके इंग्लिश में क्या हो गया, तो इंग्लिश में उसके 8 नंबर ही आए, तो वो बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझिएगा पहले मैंने क्या बोला है कि वो बच्चे जो हमारे उसने 60 नंबर टोटल लेते आए हैं, लेकिन उनका क्या है, इंग्लिश में उन्हें 8 नंबर ही उन्होंने लाया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि सर यहां 10 मेरा आ गया, यहां पे भी 12 मैंने सिक्योर कर लिया और यहां पे मैंने 15 सिक्योर कर लिया, लेकिन आपने क्या किया, टोटल आपका 53 नंबर ही आया, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि आपको सेक्शनल भी क्लियर करना है और आपको ये ग्रैंड एग्रीगेट कट ऑफ है, ये भी आपको क्वालिफाई करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ इन प्रीलिम्स। प्रीलिम जस्ट क्वालिफाइंग है, इसमें बहुत ज्यादा आपको लड़ाई नहीं करनी। अगर 55 नंबर कट ऑफ जा रहा है, जैसे लास्ट ईयर 53 गया था, अगर ये क्लियर कर रहे हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। आपकी जो असली लड़ाई होगी वो कहां लड़ाई होने वाली है, तो वो आपका मेंस में लड़ाई होने वाली है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं मेंस के बारे में, तो मेंस में आपका क्या है, यानी आपका नवंबर में प्री हो रहा है, अभी सितंबर में, अभी अगस्त में आप खड़े हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में मेरा प्रीलिम्स होने वाला है। तो आपके पास बहुत समय है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप डिग्री अगर आपके पास है तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, आपको ये करना चाहिए। मेंस में अगर मैं बात करता हूं तो आपके 60 क्वेश्चंस रहते हैं। मेंस में आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, तो मेंस में आपके 60 क्वेश्चंस हो गए, 60 नंबर हमारा हो गया। टोटल टाइम इसमें कितना हो गया, तो 45 मिनट का यहां पे टाइम दिया जा रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट, अब यहां पे पंगा ये है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपके ये जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे वो आईटी से रहेंगे। यानी कौन कौन सा आईटी का टॉपिक आता है अभी हम डिस्कस कर रहे होंगे, और यहां पे भी आपके कट ऑफ वाले सीन्स जाते हैं, ठीक है, मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूं। लेकिन प्रीलिम्स आपका कैसे क्वालिफाई करना है ये आपको क्लियर आउट हो गया। आफ्टर दैट मैंने अगर बात करी मेंस के बारे में, तो मेंस आपने कैसे यहां के कवर किया, ठीक है। मेंस के सेफ स्कोर्स क्या, राहुल मैं बता रहा हूं अभी क्या यहां पे होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 60 में 60 नंबर का है, 45 मिनट का वेट है। चलिए, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अगर बारे में बात करते हैं, तो इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग आपका 40%, ये तो लाना ही है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और इसमें एटलीस्ट 40% लाना है। और फाइनल जो सिलेक्शन होता है, अभी जो मैंने आपको बोला कि फाइनल जो मेरिट हमारा बनता है, वो क्या बनता है प्यारे स्टूडेंट, तो फाइनल मेरिट मेरा बनता है, वो मेंस का स्कोर ऐड होता है, वो मेंस का स्कोर ऐड होता है प्लस इंटरव्यू का स्कोर है, ये मेरा यहां पे ऐड होता है। इंटरव्यू का स्कोर है ये, मेंस और इंटरव्यू का स्कोर है ये मेरा ऐड होता है। अब यहां पे मेंस का वेटेज हमारा 80% होता है, इंटरव्यू का वेटेज है वो मेरा 100, यानी कि फाइनल जो आपका होता है 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर में आपका जो मतलब वेटेज लिया जाएगा वो हमारा मेंस का 80, यानी कि 60 नंबर का जो पेपर हमने दिया है उसका वेटेज 80% है हमारे सिलेक्शन में। और फिर इंटरव्यू जो मेरा 100 नंबर का है उसका वेटेज है वो मेरा 20% है। लेकिन मिनिमम 40% आपको लाना ही होगा, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है। अगर उतना आप नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग इंटरव्यू में कितना, तो 40% है। और फाइनल आपका सिलेक्शन किस पे हो रहा है, तो मेंस और इंटरव्यू को जोड़ के आपके मेरिट बन रहे हैं, जहां पे इंटरव्यू का जो वेटेज है वो आपका कितना बन रहा है, तो सॉरी 20%, और आपका जो मेंस के जो 60 नंबर का वेटेज बन रहा है वो आपका बन रहा है 80%। अब यहां पे आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि बहुत सारे बच्चे को यहां, अब हम बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ में जो बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, कट ऑफ में बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। कट ऑफ में बात करूंगा जो लास्ट ईयर बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लास्ट ईयर बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं पे मैं अगर मैं बात करता हूं यहां पे, बिल्कुल। तो लास्ट ईयर जो बच्चे सेलेक्ट हुए मैं आपको वो बता देता हूं कि प्रीलिम्स में जो बच्चे सिलेक्शन हो गया उनका मैं बताता हूं कि प्रीलिम्स में अगर मैं बात करता हूं, मैं ये 2023 एज अ आईटी ऑफिसर, मतलब ये सेशन होता है 2024 होगा, वैसे सेशन 2024 होता है लेकिन एग्जाम 2023 में कंडक्ट किया गया था। तो वो बच्चे जो 2023 में सेलेक्ट हुए हैं, 2023 में सेलेक्ट हुए सेशन 2024-25 के लिए, तो उनका प्रीलिम्स में हमारा कितना था, तो 120 नंबर में उन्होंने सिक्योर कितना किया था, उनका नंबर था 54.38 था प्रीलिम्स में कट ऑफ, ठीक है। यानी कि 120 रीजनिंग क्वांट मैथ में उन्होंने इतना नंबर लाया था। और मेंस में अगर मैं बात करता हूं तो मेंस का जो कट ऑफ वहां पे गया था लास्ट ईयर, जो मेंस का कट ऑफ गया था वो गया था कितना, 14.75। और ये मैं बोल रहा हूं जनरल का, ठीक है। अब इससे 1-2 नंबर है वो कम ही था,
इससे 1-2 नंबर कम ही था SC ST वाले के लिए, ठीक है। और फाइनल जो मेरिट मेरा बना था स्टूडेंट, ठीक है, फाइनल जो मेरिट मेरा यहां पे बच्चों का बना था उस पर अगर मैं बात कर दूं यहां पे, तो फाइनल जो मेरिट बना था वो मेरा 39.47 यानी कि 39.47 बना था, किसमें, तो 100 नंबर में। ये मैं जनरल के हिसाब से बोल रहा हूं। तो अब यहां पे आपको लॉजिक ये समझ में आ गया होगा, ये मैं ज्यादा पीछे, और यही सिनेरियो रहता 2022 में। 2022 में तो 10 नंबर के आसपास ही कट ऑफ गया था, यानी कि मेंस में जो मेरा कट ऑफ जाता है वो क्या जाता है, वो मेरा 10 से लेकर 15 नंबर के बीच में, 60 में से आपको 15 नंबर के आसपास कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन एक चीज है जो लास्ट एग्जाम में हम लोगों ने देखा यहां पे, वो ये पॉइंट था कि आपको अगर इसमें फाइनल सिलेक्शन लाना है तो अगर 20 नंबर में आप अगर 20 नंबर अच्छे से सिक्योर कर ले, तो 20 प्लस, तो आपको दिक्कत नहीं होता है। क्यों, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां बताता हूं। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर ऐसे हुए कि सर मेरा 0.25 नंबर से नहीं हुआ, या फिर 0.75 नंबर, ऐसा कुछ होते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट यहां पे ये बन गया था कि उस स्टूडेंट का मेंस में कट टू कट नंबर आया और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। आप जाहिर सी बात, इंटरव्यू में जाहिर सी बात है, आपको ये पता है कि ये 60 नंबर का वेटेज मेरा कितना है, वो 60 नंबर का वेटेज 80% है। तो अगर इसी में मैं अगर ज्यादा नंबर लेते आऊं, अगर मान लो कट ऑफ मेरा 14.75 जा रहा है, लेकिन मेरा नंबर अगर इसी में आ जाए, 20 नंबर आ जाए, 22 नंबर आ जाए, ऐसा कुछ लेते आऊं, यानी 20-25 नंबर अगर आप लेते आ रहे हैं, तो आप एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। इंटरव्यू में जस्ट 40% भी लाके आप एंटर कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेंस में एटलीस्ट हम नंबर जो लाएं वो कम से कम 20 प्लस लाएं, 25 के आसपास नंबर लाएं, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइए, ठीक है। सर एक स्टूडेंट के आईबीपीएस पीओ एंड आईपीएस एसओ दोनों के लिए अप्लाई कर, 100% एक बच्चे आईबीपीएस पीओ और एसओ के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया कट ऑफ के बारे में। ये 2023 के सेलेक्टेड बच्चों का 2024-25 के सेशन में जो हुआ था, प्रीलिम्स में बच्चे ने इतना नंबर लाया था, मेंस में बच्चे का इतना नंबर आया, मेंस का प्रीलिम्स का कट ऑफ 120 में से ये गया था इंक्लूडिंग सेक्शनल कट ऑफ। आपका मेंस में 60 में से 14.75 का कट ऑफ गया था, और फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन जो 100 में आया था, वो यानी कि 100 में क्या इंक्लूड होगा, तो 80% मेरा यहां पे रिटेन इंक्लूड होगा, और यहां पे मेरा 20% है वो मेरा इंटरव्यू इंक्लूड होगा। तो ये 100 नंबर से जो बच्चे ने 39.47 नंबर जो लेके आए, वो बच्चे यहां पे शॉर्ट लिस्ट है। तो दिस इज द कट ऑफ लास्ट ईयर। हर ईयर का यही रहता, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं। लास्ट ईयर 110 वैकेंसी था, इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है इस बार, तो ये इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या ऑल दैट है, उस पर आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सैलरी पे। सैलरी पे जो बच्चे आज मेट्रो सिटी में, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, जो बच्चे आज मेट्रो सिटी में वर्किंग है, जो बच्चे मेट्रो सिटी में वर्किंग है अभी के समय में, जो 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, 2024-25 सेशन उनका रहा होगा, 2024 का सेशन रहा होगा उनका, मतलब लास्ट ईयर जो बच्चे हैं, उनकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 78,000 के राउंड बनती है। ये हमारी ग्रॉस सैलरी हमारी बनती है, ठीक है, ग्रॉस सैलरी हमारी उनकी बनती है। और जो उनके हैंड सैलरी मिलती है वो 72,000 के अराउंड, ये एग्जैक्ट में इन हैंड सैलरी उनकी बनती है, ठीक है। और ये चीज मैं बताता हूं, ये सिटी वाइज माइट भी कि 1000-2000 आगे पीछे भी होगा। जैसे कि मेट्रो, अगर मुंबई में हम चले, ये आप मान लो कि दिल्ली का ये फिगर है, तो अगर मुंबई हम चले जाते हैं तो ये 80 के आसपास चला जाएगा ग्रॉस सैलरी। और ये स्टार्टिंग सैलरी है, ये इट्स अ स्टार्टिंग सैलरी है, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे बग्स यहां पे ऐड ऑन होते हैं, जैसे एचआरए हो गया, टीएडीए हो गया, ये सब इंक्लूड करके। लेकिन मैंने अगर फाइनली आपको ये बता दिया कि वो बच्चे जो अभी मेट्रो सिटी में जॉब करेंगे वो 80,000 के राउंड ग्रॉस करेंगे, और कैसे इन हैंड उनको जो मतलब इन हैंड सैलरी जो उनकी मिलती है वो 70,000-75,000 के अराउंड उनको मिलती है। तो सैलरी भी अच्छा है। अगर हम ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, बैंक में जॉब, ऑफिसर जॉब, सिटी में पोस्टिंग, आपको मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस आपकी जो पोस्टिंग होगी वो रीजनल ऑफिस में ही आपकी होगी। तो ये सारे एडिशनल वर्क्स, और उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी 80,000 राउंड मैं कहूंगा, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस स्टूडेंट, इस बैच मतलब इस पोस्ट के लिए, यू मस्ट हैव टू अप्लाई। आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि सर अगर अगर मैंने सीएस का अप्लाई किया है, तो सीएस का आपने बोला 60 नंबर के लिए सिलेबस क्या क्या रहता है। तो ये वो सिलेबस है 60 नंबर के लिए आपको रहता है। यहां पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, लास्ट ईयर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आपके रहते हैं।
आपका डीबीएमएस और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ये दो टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, उप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लास्ट ईयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एड ऑन यहां पे हुआ था, जैसे सी के अलावा आपको सी प्लस प्लस और थोड़ा बहुत आपको जावा का भी झलक देखने को मिलेगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका डीबीएमएस और डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से। लास्ट ईयर जैसे मतलब प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर भी पूछ दिए गए थे, उसका सबनेटिंग से क्वेश्चन था। तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ये दो सेगमेंट से कवर होता है। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वेब टेक्नोलॉजी से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये वो टॉपिक है जो एसओ में कवर किया जाता है। क्वेश्चन इसी से आता है एग्जाम में, वो 60 नंबर का जो है इसी से। और डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको मॉडरेट लेवल इसको कह सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन विद कंक्लूजन यहां पे कह सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे को जैसे याद है कि हम लोग प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पूछ दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो यहां पे एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंक्लूजन क्वेश्चन आता है। आपके 60 में से 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आएंगे, जैसे कि इस प्रोटोकॉल का क्या यूज होता है, इस स्पेसिफिक की का क्या यूज होता है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने का हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से टाइप ऑफ टेस्टिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा टेस्टिंग का टाइप हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन से यहां पे डायरेक्ट भी बनते हैं। तो अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर इसको अप्लाई करना चाहिए। और इसकी चूंकि आपके पास वक्त बहुत ज्यादा है, आप अभी अगर अभी तक आपने जीरो भी प्रिपरेशन करा है तो मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, आपको ये अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर दैट पोस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपको अप्लाई। सर तो मेंस में 30 नंबर स्कोर करके तो उसका 80% मतलब, हाँ, अरे वो उसका 80% नहीं, मतलब आप ऐसा समझो ना कि पूरे 100 नंबर में 80% यहां से लिया जाता है, उसका 80% नहीं लिया था, 100 का 80% होता है, ठीक है। मतलब उसका वेटेज, ऐसा नहीं उसका नंबर कम कर दिया जाएगा, 30 नंबर से कम नहीं किया जाता है, उसका वेटेज जो है वो आपका 80% नंबर रहेगा। यानी कि मुझे ऐसा मान लेते हैं कि अगर आप ऐसे समझो कि मेंस में मेरा मान लेते हैं कि 50 नंबर मतलब 30 नंबर का मेरा आ गया मेंस में, ठीक है। अब मेंस को मैं मानता हूं 100 नंबर और इंटरव्यू को मानता हूं 100 नंबर, दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 200 नंबर हो रहा है। तो 200 नंबर मेरा हो रहा है यहां पे। लेकिन यहां पे क्या होगा कि इस 100 की जो रेशियो होगी, यानी कि यहां पे इस 100 की जो रेशियो होगी, पहले 100 की रेशियो वो 20% ही होगी और अगले 100 की रेशियो जो होगी वो 80% होगी। रेशियो में आपने पढ़ा है ना, इसकी वैल्यू 20%, इसकी वैल्यू 80% होगी। ये वाला कहना, नंबर कम नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट आईपीएस। अगर आप एलिजिबल हैं आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन के रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो दिस इज अ रिसोर्स फॉर अस। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा टाइमलाइन के बारे में। ये इसके टाइमलाइन में आपको बताता हूं कि 1/8 से, यानी आज से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका 1/8 तक फिर आपका ये चलेगा। अक्टूबर 2024 में इसका एडमिट कार्ड, मतलब आप जो मेन पॉइंट है वो दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। आपका 21 अगस्त तक आपको लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का। नवंबर में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, ठीक है। दिसंबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा, दिसंबर में मेरा मेंस का एग्जाम होगा। जनवरी फरवरी में आपका मेंस का रिजल्ट आएगा और फिर आपका इंटरव्यू जो होगा वो फरवरी मार्च में होगा और अप्रैल में आपका फाइनल अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। नहीं, आप सेकेंड ईयर में आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के बच्चे जो कंप्लीट कर चुके हैं और जिनका स्पेसिफिक डेट तक रिजल्ट आ रहा है वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये डेडलाइन है वो दिमाग में रखना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, 21 अगस्त तक अप्लाई कर लेना। अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज आ रही होगी तो ठीक है, आप जरूर अप्लाई करना। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, मैं उस वीडियो के माध्यम से आप तक चीजें पहुंचा दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि संख्या इस बार अच्छी है, लास्ट टाइम से अगर मैं बात करूं 60 पोस्ट ज्यादा है, तो एक अच्छी संख्या मानी जाती है आईपीएस एसओआईटी में। तो अगर आप एलिजिबल हैं आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये एक डेडिकेटेड बैच है जो मैं 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 9 अगस्त से मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 9 अगस्त से ये मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में मैं प्रीलिम्स की क्लास प्लस मेंस की क्लास प्लस इंटरव्यू, ये तीनों की क्लास आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो अगर एसओआईटी अप्लाई करना चाहते हैं इस बैच में आप इनरोल करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बैच आज आपको डबल वैलिडिटी पे अवेलेबल है, 2x वैलिडिटी पे अवेलेबल है। यानी कि जब Y706 आप अप्लाई करोगे, ठीक है, Y706 से इंप्लीमेंट करोगे तो ये आपको 2200-2300 के आसपास आपको ये बिल पड़ जाएगा और ये आपको टिल एग्जाम तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा, ठीक है। आपको किसी और अदर बैच में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही कहना होगा कि आप इस बैच में इनरोल कर लें। Y706 अप्लाई करके आप इस पर डिस्काउंट भी रिवील कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। सबसे पहला बात तो अप्लाई आपको जरूर करना है और धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए।
वी हैव अ टाइम और हम इसको बहुत अच्छे से ग्रैप आउट कर पाएंगे। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इस बार भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि संख्या पिछली बार से इस बार ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले वाले वीडियो में। और कोई क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। टेक केयर, गुड लक, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।